हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिन्मय ट्यूटोरियल्स। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीएस एग्जीक्यूटिव का जो पेपर नंबर 1 होता है हमारा। पेपर नंबर 1 दैट इज JIGL जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। इसका अमेंडमेंट लेक्चर लेकर के आए हैं हम आपके लिए विच इज रेलेवेंट फॉर December 24 अटेम्प्ट। तो जो अभी अटेम्प्ट आने वाला है सीएस एग्जीक्यूटिव का पेपर नंबर 1, उसके अमेंडमेंट्स हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखेंगे। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रोविजंस के अंदर और चैप्टर्स के जो इनैक्टमेंट्स हैं, एक्ट्स जो हैं, उसके अंदर एज सच कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने हमें सप्लीमेंट्स के अंदर कुछ केस लॉज प्रोवाइड कर रखे हैं। और जैसा कि हम पास्ट पैटर्न्स देख करके ये गैस कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूट आजकल केस लॉज के डायरेक्टली नेम्स दे करके क्वेश्चंस पूछता है कि हमें इसके अंदर कंडीशन स्पेसिफाई करनी है या फैक्ट्स स्पेसिफाई करने हैं। तो इसीलिए ये केस लॉज पढ़ने हमारे लिए बहुत जरूरी है। बाकी एज सच प्रोविजंस के अंदर कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। ओके, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका अमेंडमेंट देखते हैं। ये केस है PHR इन्वेंट एजुकेशनल सोसाइटी वर्सेस यूको बैंक एंड अदर्स। ये केस का नाम है, बस हम इतना ही पढ़ेंगे हम, और आगे ज्यादा ईयर वगैरह इतनी डिटेल्स में नहीं जाएंगे इसके। ओके, इसने क्या बोला है? हाई कोर्ट विल नॉट एंटरटेन अ पेटिशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इफ एन इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल टू द अग्रीव्ड पर्सन। क्या बोला हमने? आर्टिकल 226 क्या है? ये आर्टिकल रिट्स के बारे में बताता है कि अगर किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हो जाता है तो वो क्या कर सकता है? उन फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए रिट फाइल कर सकता है डायरेक्टली हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। ये बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट कोई भी रिट की पेटिशन नहीं एंटरटेन करेगा अगर कोर्ट को ये लगता है कि और कोई ऑल्टरनेटिव रेमेडी हमारे पास अवेलेबल है, राइट? बट दिस इज subject to certain exceptions. क्या? In the instant case, the Honorable Supreme Court has said that it could thus clearly be seen that the court has carved out certain exceptions when a petition under Article 226 of the Constitution could be entertained in spite of the availability of the ऑल्टरनेटिव रेमेडी। मतलब हमें कुछ एक्सेप्शंस भी प्रोवाइड किए गए हैं, यानी इन एक्सेप्शनल कंडीशंस के अंदर अगर ऑल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है फिर भी हम क्या करेंगे? आपका रिट अलाउ कर देंगे। देखो, जनरली सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है ना, ऑल्टरनेटिव रेमेडी है तो हम रिट अलाउ नहीं करेंगे, बट ये कंडीशंस यदि है तो हम रिट को अलाउ कर देंगे। देखो, वेयर दी स्टैट्यूटरी authority has not acted in accordance with the provisions of the enactment। मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी? स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की, यानी लोअर कोर्ट्स की बात हो रही है कि लोअर कोर्ट्स ने यदि इसके हिसाब से एक्ट नहीं किया, या कोई भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हो सकती है, एनी बॉडी, इट कुड बी सेबी, RBI, ROCs, कोई भी हो सकती है बॉडीज, ठीक है। इन्होंने किसके हिसाब से एक्ट नहीं किया? लॉ के हिसाब से एक्ट नहीं किया है, तो फिर हम क्या करेंगे? इवन दो ऑल्टरनेटिव रेमेडी इज अवेलेबल, फिर भी हम आपकी रिट को एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरी कंडीशन, It has acted in defiance of the fundamental principles of the judicial procedure, यानी जो प्रोसीजर है उसका कॉन्ट्रावेंशन किया गया है। डिफाइंस का मतलब क्या है? डिफाइंस सिंपली मीन्स नॉन कंप्लायंस, ठीक है। आपने फॉलो नहीं किया है जो जुडिशियल प्रोसीजर है, यानी जैसे CRPC, CPC, ये लॉज आपको प्रोसीजर्स बताते हैं, वैसे ही कोई भी प्रोसीजर किसी लॉ के अंदर है वो उस अथॉरिटी ने फॉलो नहीं किया है। इट हैज रिजॉर्टेड टू इन्वोक द प्रोविजंस व्हिच आर रिपील्ड, यानी कि जो प्रोविजंस अब हट गए हैं वो उन्हें ही अप्लाई करने की सोच रही है, बिल्कुल गलत है। When an order has been passed in total violation of the principles of natural justice, याद करो चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़े थे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस में दो आते हैं प्रिंसिपल्स, एक हम बोलते हैं रूल अगेंस्ट बायसनेस, राइट, और एक हमने पढ़ा था रूल्स ऑफ फेयर हियरिंग। तो अगर आपने यही रूल्स का वायलेशन कर दिया, इन्हीं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन किया है, तो फिर हम क्या करेंगे? उस अग्रीव्ड पर्सन की ऑल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल होने के बावजूद हम उसको क्या ग्रांट करेंगे? रिट में एनफोर्समेंट, उसकी फंडामेंटल राइट्स का एनफोर्समेंट हम उसको ग्रांट करेंगे। ओके, तो ये पर्टिकुलर कंडीशंस हैं जो इस केस लॉ के अंदर बताई गई हैं, ठीक है। केस का नाम हमने क्या देखा? PHR इन्वेंट एजुकेशनल सोसाइटी वर्सेस यूको बैंक एंड अदर्स। ओके,
तो ये इसके अंदर जजमेंट था। ये कंडीशन जरूर याद रखें। इंस्टीट्यूट आजकल केस लॉ का डायरेक्टली नाम दे करके पूछता है कि इसके अंदर बताओ क्या डिसीजन आया था, इस केस के फैक्ट्स बताओ क्या थे, या क्या कंडीशंस इसके अंदर दे रखी थी विद रिगार्ड टू आर्टिकल 226। तो ये कंडीशंस याद होनी चाहिए। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस लॉ, चैप्टर नंबर 3 से आया है ये, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, चैप्टर नंबर 3। केस का नाम है पथापति सुब्बा रेड्डी बाय हिज LRs, इट मींस उसके दिस पर्सन हैज डाइड, है ना, ये मर चुका है, इसके LR केस को फाइल कर रहे हैं वर्सेस द स्पेशल डिप्यूटी कलेक्टर। ये लोकल अथॉरिटीज को बिलोंग करते हैं। इस केस का नाम ये है। देखो क्या बोला है इसके अंदर, एक्चुअली इस केस में इंटरप्रिटेशन को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रही है, इसीलिए हमने चैप्टर नंबर 3 में इसको डाला है। बट एक्चुअल में ये इंटरप्रिटेशन किस लॉ की कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, यहाँ पे लिमिटेशन एक्ट की है, ठीक है, इसीलिए आपको लिमिटेशन एक्ट के प्रोविजंस इसमें दिखाई देंगे। देखो, Merits of the case are not required to be considered in condoning delay, यानी कि जब अगर आपने डिले कर दिया है केस को फाइल करने में तो हम माफी की एप्लीकेशन फाइल करते हैं, विच इज कॉल्ड कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। वो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले में हम केस के फैक्ट्स को कंसिडर नहीं करेंगे। मेरिट्स का मतलब क्या होता है, फैक्ट्स ऑफ द केस। A right or the remedy that has not been exercised or availed for a long time must come to an end or cease to exist after a fixed period of time. Limitation Act यही तो बोलता है कि अगर हमने आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया है किसी भी लॉ के अंदर केस फाइल करने का, तो आप उतने पीरियड में आओ ना कि केस फाइल करो। अगर वो पीरियड निकल चुका है और फिर आप अगर हमारे पास आते हो तो कोर्ट के दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके हैं, राइट। This case can be referred to understand the law relating to the condonation of delay under Limitation Act. तो इस एक्ट के रेफरेंस से हम इंटरप्रिटेशन समझते हैं कि क्या दिक्कत हुई थी इसके अंदर। देखो सीधे हम आगे चलते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या था इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे स्टोरी, अब देखो कोई भी केस अगर आप पढ़ने जाते हो तो केस वो बहुत उसके फैक्ट्स भी लिखे होंगे, उसके अंदर बहुत लीगल टर्मिनोलॉजी लिखी होगी जो हमें समझ नहीं आएगी, राइट। हम CS के स्टूडेंट्स, हम लॉ के स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो इसीलिए जो टिपिकली LLB करते हैं उनके लिए इतने फैक्ट्स में डिटेल में जाना जरूरी होता है। हमारे लिए सिर्फ कंक्लूजन पता हो हमें, इतना यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है। Supreme Court has said that on a harmonious consideration of the provisions of the law and the law laid down by this court, it is evident that, मतलब यहाँ पर हमने क्या कहा, ऊपर हमने क्या बात पढ़ी थी कि केस के फैक्ट्स जो है, मेरिट्स जो है, वो हमारे लिए जरा भी मैटर नहीं करते हैं while condoning delay। ये हम पढ़ रहे हैं विद रेफरेंस टू लिमिटेशन एक्ट, बट क्योंकि इंटरप्रिटेशन की दिक्कत हुई थी इसीलिए चैप्टर नंबर 3 में आया है ये। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन याद है क्या सबको? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में हमने क्या पढ़ा था, जब भी कभी दो प्रोविजंस आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो हमें दोनों का मान सम्मान रखना है, राइट। मतलब हमें दोनों को इफेक्ट देना है। एग्जाम्पल विच एवर इज अर्लियर या विच एवर इज लेटर प्रोविजंस जो होते हैं, ठीक है। इसके अंदर इट इज एविडेंट दैट लॉ ऑफ लिमिटेशन इज बेस्ड अपॉन अ पब्लिक पॉलिसी that there should be an end to the litigation by forfeiting the right to remedy rather than the right itself। क्या बोला इसने, लॉ ऑफ लिमिटेशन किस चीज पे फोकस करता है, वो इस चीज पे फोकस करता है कि हम लिटिगेशन पे एंड लगाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर आप इतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर नहीं जागे हो तो अब आके भी हमारे पास मत आना, राइट। सो फोरफिट क्या किया जा रहा है, राइट टू रेमेडी रादर देन द राइट इटसेल्फ। इसको लेकर के हमने सेम एक केस पढ़ा था लिमिटेशन एक्ट के अंदर, बॉम्बे डाइंग वाला केस था, याद करो, या फिर आप रेफरेंस ले सकते हो बुक्स में से। बॉम्बे डाइंग के केस के अंदर भी हमने यही पढ़ा था कि हम ये बोल रहे हैं कि कोर्ट के दरवाजे बंद हो गए, यानी आप केस फाइल नहीं कर सकते हो, लेकिन क्या आपका वो राइट भी खत्म हो जाता है? नो, द आंसर इज नो, आपका राइट खत्म नहीं हुआ है उसके अंदर। ओके, मतलब मैं कोर्ट के बाहर से तो उस इंसान से पैसे ले ही सकती हूँ ना, भले ही मेरा केस फाइल करने का टाइम निकल गया है, तो राइट मेरा अभी भी एग्जिस्ट करता है। बस फर्क इतना है कि मैं कोर्ट से रेमेडी अब नहीं ले पाऊंगी। ओके, सेकेंड, a right or the remedy that has not been exercised or availed for a long time must come to an end. It should cease to exist after a fixed period. जब हमने आपको सपोज आपका POL जो है वो है 3 years का, 3 साल में केस फाइल करना है। जब इतना लंबा समय हमने आपको दिया है और इस टाइम में आप नहीं आए हो केस दर्ज करने, तो अब हम आपके लिए अवेलेबल नहीं। ओके, कोर्ट आपकी पिटीशन एक्सेप्ट नहीं करेगा।
थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, द प्रोविजंस ऑफ लिमिटेशन एक्ट have to be construed differently, such as section 3 construed in strict sense whereas section 5 is construed liberally. section 3 क्या था याद करो, लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 3 बोलता है कि किसी भी केस को फाइल करने के लिए देयर हैज टू बी अ टाइम लिमिटेशन, ठीक है, मैंडेटरी सेक्शन था ये, तो इसीलिए हम इसको स्ट्रिक्ट सेंस में यूज करते थे. व्हाई? बिकॉज सेक्शन 3 वाज अ मैंडेटरी सेक्शन जिसपे पूरा लिमिटेशन एक्ट हमारा बेस्ड है. सेक्शन 5 को मुझे लिबरली कॉन्स्टिट्यूट करना है, क्यों? क्योंकि वो बात करता है सफिशिएंट कॉज की डॉक्ट्राइन के बारे में. याद करो सेक्शन 5 कौन सा था, डॉक्ट्राइन थी. कौन सी डॉक्ट्राइन थी? सफिशिएंट कॉज की डॉक्ट्राइन थी. याद है क्या? तो वहां पे हम क्या पढ़ते थे कि हम क्या करेंगे, आपको एक्सटेंशन ग्रांट कर देंगे अगर आपके पास उस चीज के लिए वैलिड रीजन था. तो ये चीज तो हम लिबरल सेंस में हम आपको थोड़ा सा लिबरल दे रहे हैं ना, मतलब हम फ्रीडम दे रहे हैं आपको कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास वैलिड कारण है तो आज आराम में बता देना, हम एक्सटेंशन आपको ग्रांट कर देंगे. राइट. फोर्थ, इन ऑर्डर टू एडवांस जस्टिस, दो लिबरल अप्रोच, justice oriented approach or cause of the substantial justice may be kept in mind, but the same cannot be used to defeat the substantial law of limitation. देखो हम ये बोल रहे हैं कि भले ही हम एक लिबरल अप्रोच यूज कर रहे हैं, बट वो लिबरल अप्रोच का ये मतलब नहीं है कि आप हमारे मैंडेटरी प्रोविजंस को भी फॉर ग्रांटेड लेने लग जाओ. राइट तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है. सेक्शन 3 को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, वो हमेशा स्ट्रिक्ट सेंस में ही यूज होगा. फिफ्थ, courts are empowered to exercise discretion to condone delay if sufficient cause had been explained, but that exercise of power is discretionary in nature. मतलब condonation of delay क्या है? कोर्ट का discretionary power है और कोर्ट की मर्जी है कि वो ये ग्रांट करते हैं या नहीं ग्रांट करते. तभी तो डॉक्ट्राइन जो हमने पढ़ी थी सेक्शन 5 की वो लिबरल थी, वो स्ट्रिक्ट नहीं थी. ठीक है. सिक्स्थ, merely some persons obtain relief in similar matter does not mean that the others are also entitled to get the same benefit if the court is not satisfied. Suppose करो मैं अगर कोर्ट में लेट हो जाती हूँ केस फाइल करने में और ऐसा ही सेम मैटर पहले कभी उस कोर्ट में गया था जिसमें उस पार्टी ने एक पर्टिकुलर रीजन स्पेसिफाई किया था, जिस रीजन को कंसिडर करते हुए कोर्ट ने क्या किया था ना, उस बेचारे को सफिशिएंट कॉज मान करके फर्दर एक्सटेंशन ग्रांट कर दिया था. राइट. अब मैं यूं सोचूं कि मेरा भी सेम केस है, सेम सेक्शन के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो मैं भी कोर्ट को जाकर के वही वाला बहाना बता देती हूँ और कोर्ट मेरी पेटिशन एक्सेप्ट कर देगा. द आंसर इज नो. कोर्ट ऐसा कभी नहीं करेगा. ये डिस्क्रिशनरी पावर है. हो सकता है कोर्ट ने उसके केस में ये चीज अलाउ कर दी थी, तुम्हारे केस में कोर्ट उसको नहीं अलाउ करे. पॉसिबल है, दिस कैन हैपन. वही बोल रहा है ये वाला पॉइंट. ठीक है. सेवेंथ पॉइंट, मेरिट्स ऑफ द केस आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड. हम कभी भी केस के फैक्ट्स को कंसिडर नहीं करते. हमारे लिए हमें तो केस से मतलब ही नहीं है ना यार. केस तो आपका तब स्टार्ट होगा ना जब हम ट्रायल स्टार्ट करेंगे, जब हम आपकी एप्लीकेशन प्लेंट को एक्सेप्ट करेंगे. जब हम वही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो केस के फैक्ट से हमें क्या मतलब है. राइट. अभी तो हम एकदम इनिशियल फेज पे हैं जहां हम सिर्फ इस बारे में बात कर रहे हैं कि तुम कोर्ट में लेट क्यों आए हो, क्यों डिले कराए तुमने. अभी तक तो हम यही बात डिस्कस करें, केस के फैक्ट से हमें क्या फर्क पड़ता है, वो तो बाद में चालू होगा. 8th point, delayed condonation application has to be decided on the parameters laid down for condoning delay. Condoning delay for the reason that the conditions have been imposed tantamounts to disregarding the statutory provisions. देखो अगर डिले का कॉन्डोनेशन हो रहा है तो उसके लिए एक सर्टेन पैरामीटर्स लेड डाउन है. आप उन पैरामीटर्स के ऊपर ये डिले का कॉन्डोनेशन करोगे. ये कोर्ट के लिए है, ये प्रोविजन किसके लिए है, कोर्ट्स के लिए है. ठीक है. तो कोर्ट के ऊपर है कि उन्होंने एक कुछ सर्टेन क्राइटेरिया है जिसके बेस पे वो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं कर सकते, वो माफी नहीं देंगे, वो अलाउ नहीं करेंगे आपको एक्सटेंशन. फाइन. ये पूरा इंटरप्रिटेशन चल रहा है, आप समझ रहे हो, इसीलिए हमने इसको सेक्शन 3 में डाला है. बट रिमेंबर ये लिमिटेशन एक्ट के व्यू पॉइंट से भी एक क्वेश्चन बन के आ सकता. ठीक है. तो एक बार फटाफट रिकॉल करते हैं. ये केस तो हमारा डन है यहाँ पे. ठीक है. तो एक बार फटाफट इसको देखते हैं, इसके अंदर क्या क्या कंडीशंस बताई गई हैं. देखो दिक्कत ये हो रही है कि कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के अंदर केस के मेरिट्स कंसिडर करने हैं क्या नहीं करने हैं. हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन निकालना है हमें इसके अंदर. कहने का मतलब मैं हेडिंग्स पुट कर रही हूं इन सारे प्रोविजंस को. ठीक है. पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि आपका राइट टू रेमेडी खत्म हो गया है, राइट खत्म नहीं हुआ है. ठीक है. तो सिंपल इसको इजी लैंग्वेज में लिख लो, डज नॉट बार द राइट. ओके.
सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि देयर हैज टू बी अ टाइम लिमिटेशन, एक सर्टेन टाइम के बाद आपका वो राइट या फिर रेमेडी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो सही समय पे जाग जाओ और विद इन टाइम लिमिट हमारे पास आ जाए। ठीक है, सेक्शन 3 बात कर रहा है कि कौन सा लिबरल है, तो इसके लिए तो शॉर्ट में तुम इतना ही लिख सकते हो कि सेक्शन 3 जो है वो स्ट्रिक्ट है, सेक्शन 5 जो है वो लिबरल है। फोर्थ वाला क्या बोल रहा है कि अगर आप ऑल्दो लिबरल अप्रोच यूज कर रहे हो, लेकिन फिर भी मतलब ये नहीं है कि हम सारे प्रोविजंस को लिबरली लें, नो, सब स्ट्रिक्टली लेंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि ये कोर्ट का क्या होता है, डिस्क्रिशनरी पावर होता है, ये कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक है, जरूरी नहीं है सबको ही रिलीफ मिले इस सेक्शन का, तो यहां पे मैं लिख लेती हूं, नॉट नेसेसरी दैट एवरीवन विल गेट रिलीफ। ठीक है, मेरिट्स ऑफ द केस नॉट रिक्वायर्ड इन कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स, सर्टेन बेसिस है जिसके ऊपर हम कॉन्डोनेशन अलाउ कर सकते। ओके, काफी बड़े फैक्ट्स हैं, कंडीशन श्योर करना कि लर्न हो जाए तुम्हें। चैप्टर नंबर 10, लॉज रिलेटिंग टू दी लिमिटेशन, लिमिटेशन एक्ट का अब एक ये केस आ रहा है। केस का नाम है पूर्णी देवी वर्सेस बाबूराम एंड अनदर्स। ठीक है, यहां तक कि इस केस का नाम हम लर्न करेंगे। In computing the POL for any suit, the time during which the plaintiff has been prosecuting with due diligence another civil proceeding against the defendant should be excluded. क्या बोला इसने, अगर मैंने किसी दूसरे पर्सन के ऊपर केस दर्ज कर रखा है और वो केस जो मैं उसके ऊपर फाइल कर रही हूँ वैसा सिमिलर नेचर का केस कहीं और भी चल रहा है, राइट, तो अगर उस केस को चलाने में थोड़ा बहुत मेरा टाइम पीरियड वेस्ट हो जाता है तो क्या मुझे उतने टाइम पीरियड का एक्सटेंशन मिल जाएगा, मतलब एक प्रोसीडिंग्स का टाइम जो लिया गया है क्या उतने टाइम का आपको दूसरी प्रोसीडिंग्स के अंदर वेवर मिल जाए। देखो, वेदर द टाइम स्पेंट इन द रॉन्ग फर्म, अब इशू इसके अंदर मेन ये था कि अगर आप गलत जूरिसडिक्शन के कोर्ट के पास चले जाते हो तो क्या आपका वो पीओएल में से टाइम एक्सक्लूड होता है क्या, आंसर इज यस, हमने इसका प्रोविजन भी पढ़ा है। सेक्शन 14 ही है जो इसके बारे में डील करता है, एक बार आप अपने नोट्स में जरूर देखें इस चीज को। सेक्शन 14 है जो ये बोलता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ द प्रोसीडिंग बोनाफाइड इन द कोर्ट विदाउट जूरिसडिक्शन। अगर मैं पहले एक गलत कोर्ट में चली जाती हूँ जिसके पास जूरिसडिक्शन नहीं है, वहां मैंने प्रोसीडिंग्स 2-3 महीने चला ली, फिर मेरे को पता लगा कि यार इस कोर्ट के पास तो जूरिसडिक्शन ही नहीं है, अब मैं अगर दूसरे कोर्ट के पास जाती हूँ और इतने में मेरा पीओएल खत्म हो गया है तो क्या मुझे वो 2-3 महीने का एक्सटेंशन देगा दूसरा कोर्ट, द आंसर इज यस, वो देगा। देखो, ऑन द एनालिसिस ऑफ द सेड सेक्शन it becomes evident that the following conditions must be satisfied। ये condition satisfy होनी चाहिए तो आपका वो period exclude करके दे देंगे। Both prior and the subsequent proceedings are civil proceedings prosecuted by the same party, मतलब same proceedings और civil nature की ही होनी चाहिए। The prior proceeding had been prosecuted with due diligence and good faith। ये ध्यान रखना, प्लेंटिफ का गुड फेथ था, ये नहीं कि जानबूझ के आप गलत जुरिसडिक्शन के कोर्ट में चले गए और फिर आपने जो भी टाइम उसमें लगा लिया अब उस टाइम का आप एक्सटेंशन दूसरे कोर्ट में सीख कर रहे हो, याद रखना ऐसा नहीं होना चाहिए। The failure of the prior proceeding was due to the defect of jurisdiction। अब क्यों वो प्रोसीडिंग फेल्ड हो गई, क्योंकि jurisdiction सही नहीं था कोर्ट का। अर्लियर प्रोसीडिंग एंड द लैटर प्रोसीडिंग सेम मैटर इन इशू होना चाहिए एंड दोनों प्रोसीडिंग्स कोर्ट की ही होनी चाहिए, किसी दूसरी अथॉरिटी के सामने नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप ये कंडीशंस फुलफिल कर रहे हो पांचों की पांचों तो आपको सेक्शन 14 के तहत क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एक्सक्लूजन मिल जाएगा, टाइम पीरियड का एक्सटेंशन मिल जाएगा। ओके, तो कुल मिला के हम ये प्रोविजन से बुक के अंदर पढ़ चुके हैं, बट उससे रिलेटेड केस हमने यहाँ पे देखा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी बातें हमें बताई हैं। ठीक है, ये प्रोविजन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ठीक है, चैप्टर 11, कमिंग टू द चैप्टर 11 दैट इज आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन। यहाँ पे एक केस आया था, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी वर्सेस आम्रपाली एंटरप्राइजेस, ये केस का नाम था।
इस केस ने क्या कहा है, क्लैरिफिकेशन दिया है ऑन यूनिलेटरल अपॉइंटमेंट ऑफ अ आर्बिट्रेटर, किसी भी आर्बिट्रेटर का यूनिलेटरल अपॉइंटमेंट। अच्छा याद करो आर्बिट्रेटर कैसे अपॉइंट होता है, अगर आप एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करो तो दोनों मिलकर के करेंगे, ठीक है। अगर आप 3 आर्बिट्रेटर अपॉइंट करो, क्योंकि हमें ऑड नंबर्स में रखने होते हैं आर्बिट्रेटर, 3 करते हो तो 2 पार्टीज है, एक मैं करूंगी एक वो अपॉइंट करेगा, और हम दोनों के अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स आपस में डिस्कस करके किसी तीसरे आर्बिट्रेटर को रखेंगे, राइट ऐसे ही होता है। तो इसी चीज के ऊपर यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया गया है। Calcutta High Court decided that in light of the aforementioned judicial precedents, it can be said with unambiguous certainty, मतलब हम एकदम श्योर होकर के बोल रहे हैं, हमें कोई डाउट नहीं है इस चीज में, that unilateral appointment of the arbitrator by the award holder is illegal and void। award holder का मतलब क्या है, जिस पर्सन के फेवर में अवार्ड अनाउंस हुआ है, समझ रहे हो, जिस भी पार्टी के फेवर में वो अवार्ड अनाउंस हुआ है उस पार्टी को हम क्या बोलेंगे, अवार्ड होल्डर बोलेंगे, राइट उस पार्टी को हम क्या बोलेंगे, अवार्ड होल्डर बोलेंगे, ठीक है। तो अगर अवार्ड होल्डर ने अपनी मर्जी चला करके बिना दूसरी पार्टी के कंसेंट के आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया तो ऐसा अपॉइंटमेंट क्या है, इलीगल है, वॉइड है, ओके। However, what still remains to be determined is the impact of the illegality on the arbitral award। देखो हम इसमें क्या बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने इस टाइप का अपॉइंटमेंट किया, किस टाइप का अपॉइंटमेंट, यूनिलेटरल अपॉइंटमेंट किया है, तो ये यूनिलेटरल अपॉइंटमेंट वॉइड है प्लस इलीगल है, ठीक है। लेकिन अवार्ड का क्या होगा, अभी तक इस चीज के ऊपर क्लैरिटी नहीं आई है, किसी कोर्ट ने अभी इस चीज के ऊपर, इवन एक्ट में भी क्लैरिटी नहीं दी है। तो अब पता नहीं उसके अपॉइंटमेंट की वजह से वो अवार्ड भी इलीगल बनेगा, वॉइड बनेगा, या वो ऑपरेटिव रहेगा, वी डोंट नो, ठीक है। दिस मैटर इज येट टू बी डिसाइडेड, ठीक है। तो बहुत छोटी सी बात इसके अंदर कही गई है, अगर किसी भी अवार्ड होल्डर ने यूनिलेटरल अपॉइंटमेंट किया है आर्बिट्रेटर का और उसी के फेवर में वो अवार्ड आया है, तो फिर ऐसा अपॉइंटमेंट इलीगल एंड वॉइड है। लेकिन अवार्ड इलीगल है या नहीं है इसके ऊपर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, लिखा हुआ है ना, स्टिल रिमेन्स टू बी डिटरमिन्ड, फाइन, ओके। चैप्टर 11 पे चलते हैं, सॉरी चैप्टर 11 ही चल रहा है इनफैक्ट हमारा। इसका एक और अमेंडमेंट जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो हुआ है नया एक्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज व्हाट, मीडिएशन एक्ट 2020। देखो लास्ट ईयर ही आया है, हमारे लिए ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट। एक हम आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, वी नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन। क्या फर्क होता है, आर्बिट्रेशन फॉर्मल होता है, कंसिलिएशन थोड़ा इनफॉर्मल होता है। बट कंसिलिएशन एंड मीडिएशन की अगर हम बात करें तो इन दोनों में बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं, ज्यादा नहीं होते। मीडिएशन को हम सेपरेट मीडिएशन एक्ट में कवर करते हैं। देखो ये एक्ट क्या बोलना चाहता है, Mediation Act 2023 has received the assent। कब पास हुआ था ये, 14 सितंबर 2023 को, डेट मैटर नहीं करती है। ऑब्जेक्टिव याद रखो, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक बार ये डेट्स वेट्स इसकी हटा देती हूँ। तुम्हें तो बस ये ईयर याद होना चाहिए और इसका ऑब्जेक्टिव याद होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट मीडिएशन, रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, एनफोर्स मीडिएटेड सेटलमेंट एग्रीमेंट्स, provide for a body for registration of mediators, encourage community mediation to make online mediation as acceptable and cost effective। बहुत सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। मुझे नहीं लग रहा ये सारे ऑब्जेक्टिव्स सेम है जैसे हमने आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन पढ़े थे, सेम है, सब वही कहना चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि पार्टी आउटसाइड द कोर्ट जाकर के क्या करे, सेटलमेंट करे, और जितने मामले हो सके उतने मामले हम कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में मीडिएशन से सेटल करें, सो दैट जुडिशरी का बर्डन क्या हो जाए, कम हो जाए, ओके। द प्रोविजंस विल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट एज नोटिफाइड, एंड ये कब से फोर्स में आए हैं, 9 अक्टूबर 2023 से ये मीडिएशन एक्ट लागू हो चुका है। ये बना तो 14 सितंबर तो 2023 को था, बट ये लागू कब से हुआ है, 9 अक्टूबर से हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यहाँ हमारे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। छोटे मोटे प्रोविजंस और आएंगे, ज्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड मीडिएशन एक्ट, एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, ये सब चीजें हमें पता है, एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, जनरल है।
इसका एक हम सेक्शन 45 पढ़ रहे हैं जो बात करता है मीडिएशन फंड के बारे में, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब the accounts of the council are to be audited by the comptroller and auditor general of India, ये कैग के नाम से हम इन्हें बुलाते हैं, ठीक है। इनकी ऑडिट कौन करेगा, किसकी ऑडिट की हम बात करें, क्योंकि मीडिएशन फंड बना रहे हैं ना हम, तो इसकी ऑडिट की बात कर रहे हैं। Any expenditure incurred with respect to such audit shall be payable by the council to the comptroller. काउंसिल किसका, मीडिएशन का काउंसिल अलग बनाया गया है, तो मीडिएशन काउंसिल ये सारा खर्चा किसको पे करेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को, और उसी से ही ऑडिट करवाई जाएगी, ठीक है। 1 मार्क क्वेश्चन में ये इसको पूछ सकते हैं। In the exercise of its powers or performance of the function, the council shall be bound. Which council are we talking about? Mediation council. ठीक है, shall be bound by the directions on questions of policy as the CG may give in writing and the decision of the CG. मतलब मीडिएशन काउंसिल किसके इशारे पे काम करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के। सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें इनके फंक्शंस स्पेसिफाई करेगी और इनको पॉलिसीज वगैरह बताएगी, सारा डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट इनके लिए करेगी, इनकी फंक्शनिंग्स गवर्नमेंट से, ठीक है। सेक्शन 50 to 54 ये प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। देखो, नो सूट, no suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the CG, SG, officer of the government, member, officer, employee of the council, mediator, mediation institutes, mediation service providers। देखो खूब सारी पार्टीज को हमने यहाँ पे कवर किया है। इन सब पार्टीज ने यदि कोई भी काम गुड फेथ में किया है इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए या किसी केस को मीडिएशन से डिसाइड करने के लिए, तो उन सारे केसेस के अंदर ये जो सारी पार्टीज हैं इनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई भी सूट वगैरह नहीं होगा। Which is done in good faith, this provision can aid to promote the effective implementation. That's it. सिंपल है। देखो ये चीज हम आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन में भी पढ़ते हैं कि अगर किसी भी आर्बिट्रेटर या कंसिलिएटर से कल को सपोज कोई भी रॉन्ग जजमेंट आ जाता है, कुछ भी ऐसा वो दे देते पार्टी का, तो हम इन्होंने गुड फेथ में ऐसा करा था, इन्हें उस टाइम पे ये चीजें लगी थी इसलिए उन्हें कहा था, तो देयरफॉर उनके खिलाफ कोई भी प्रोसिक्यूट लीगल प्रोसीडिंग। ओके, दिस इज द प्रोटेक्शन ग्रांटेड। एक और सेक्शन पढ़ रहे हैं 56 से 57। दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू एनी मीडिएशन और कंसिलिएशन कमेंस्ड बिफोर कमिंग इनटू द फोर्स। ऑफ कोर्स इससे पहले जो भी मीडिएशन कंसिलिएशन चल रहा था उसके ऊपर एएनसी एक्ट लगेगा, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन का ये वाला पर्टिकुलर एक्ट उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। द रूल्स इन फोर्स governing the conduct of court annexed mediation shall continue to apply until the regulations are made. The rules shall continue to apply in all. कुल मिला के मतलब ये, जब से ये सेक्शन लागू हुआ है यानी 9 अक्टूबर 2023, तब से लेकर के चाहे किसी भी तरीके का मीडिएशन कंसिलिएशन क्यों ना हो, कोर्ट अनेक्स्ड, कोर्ट रेफर्ड, याद है ये 2 टाइप के मीडिएशन हमने पढ़े थे, उन सब के ऊपर ये सारे प्रोविजन लागू हुए हैं। फाइन, ठीक है, डन। मीडिएशन एक्ट के अंदर बस हमने यही 2-4 छोटी मोटी चीजें पढ़ी हैं। एक हमने पढ़ा मीडिएशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कब से फोर्स में आया है, इसके अंदर एक फंड बनाया जाता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि प्रोटेक्शन ग्रांट होना चाहिए सारे ऑफिसर्स को, और लास्ट अभी हमने इसकी ऑडिट वगैरह भी कौन करेगा वो सब चीजें भी देखी, राइट, ठीक है। चैप्टर 15 पे चलते हैं। अब नेक्स्ट अमेंडमेंट जो आता है वो आईटी एक्ट से आता है, जिसमें हम बात कर रहे हैं एक नए लॉ की। तो ये 2 चैप्टर्स हैं जिसके अंदर आपके पास नए लॉज इंट्रोड्यूस एक्ट और एक और एक्ट है। एक्ट का नाम क्या है, देखो, दिस इज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। ये नया एक्ट आया है, ठीक है। आप इसको डीपीडीपी एक्ट बोल सकते हैं, यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। अच्छा, असेंट कब मिला इसका, 11 अगस्त को मिला है, ठीक है। दिस लॉ विल बी सप्लीमेंटेड बाय डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हम किसको बोलते हैं, रूल्स को बोलते हैं, रूल्स को पढ़ा था ना कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में, ठीक है। The purpose of this law is to provide the law relating to the processing of digital personal data in a manner that recognizes both the right of individuals to protect their data and need to process such
पर्सनल डेटा फॉर द लॉफुल पर्पसेस। कहने का मतलब हमारे लिए किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए उसका पर्सनल डेटा क्या होता है, व्हाट इज द पर्सनल डेटा? आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स है, पासवर्ड्स, ओटीपी, कार्ड की डिटेल्स है, ठीक है, एड्रेस, फोन नंबर्स, ये सब चीजें एक इंडिविजुअल के लिए क्या होती हैं, उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव पर्सनल डेटा होता है ये, राइट। अब हम यहाँ पे बात करें, ये लॉ बोलता है कि अगर आप अपना पर्सनल डेटा किसी भी पर्सन को दे रहे हो तो मेक श्योर वो उसको कौन से यूज में लेने वाला है, वो उस डिजिटल डेटा का कैसे प्रोसेसिंग करने वाला है, तो प्रोसेसिंग की इसमें बात करी गई है। दूसरा, उसके डेटा को प्रोटेक्ट करना है, ये बात करी गई है। प्लस क्या जरूरत है उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए, मतलब अगर कोई इंफॉर्मेशन मेरे से ले रहा है तो मैं उससे पूछूंगी तो सही ना, भाई तेरा पर्पस क्या है, तू क्यों ले रहा है मेरे से ये डेटा, तो यू शुड नो द नीड कि क्यों आपसे आपका डिजिटल पर्सनल डेटा लिया जा रहा है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत एक बोर्ड बनाया गया है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टैब्लिश्ड बाय, ठीक है। तो डेफिनेशंस है ये सारी, मे बी 1 या 2 मार्क्स के अंदर पूछ ले, तो इसलिए छोटी मोटी बातें भी ध्यान रखना, नए लॉज है तो याद रखना जरूरी भी है, ठीक है। नाउ पहला डेटा प्रिंसिपल की हम बात कर रहे हैं। डेटा प्रिंसिपल का मतलब क्या है, इंडिविजुअल टू होम द पर्सनल डेटा रिलेट्स, मतलब जिसका डेटा है ना वो डेटा प्रिंसिपल कहलाएगा। अगर वो डेटा मेरा है तो मैं डेटा प्रिंसिपल हूं, ठीक है, जिसके अंदर कौन कौन लोग इंक्लूडेड है, चाइल्ड, ठीक है, अगर चाइल्ड के रिस्पेक्ट में मैं बात करूं तो उसके पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स, लॉफुल गार्जियन, या फिर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी भी अगर कोई है तो भी उसका गार्जियन उसके बिहाफ पे एक्ट कर रहा है। तो ऐसे मत समझना कि इसके अंदर चिल्ड्रन इंक्लूडेड नहीं है या फिर कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन या डिसेबिलिटी वाले पर्सन इंक्लूडेड नहीं है इसके अंदर, ऐसा नहीं है। आप उनके गार्जियंस और इनके ऊपर तो इस एक्ट को लागू कर सकते हो, ठीक है। तो डेटा प्रिंसिपल कौन हुआ, जिस पर्सन का डेटा है वो डेटा प्रिंसिपल कहलाएगा, ओके। दूसरे टर्म देखो, पर्सनल डेटा ब्रीच का मतलब क्या है इस एक्ट के हिसाब से, यानी किसी ने अगर आपके पर्सनल डेटा का अनऑथराइज्ड प्रोसेसिंग कर दिया, समझ रहे हो कि उन्होंने आपसे आपका डेटा पहले तो गलत तरीके से लिया और उसका गलत वे में क्या कर रहे हैं, प्रोसेसिंग, मतलब मैंने उन्हें ऑथराइज भी नहीं किया था ये काम करने के लिए, फिर भी वो काम कर रहे हैं। या फिर एक्सीडेंटल डिस्क्लोजर, ओके, मतलब गलती से भी अगर डिस्क्लोज कर देते हो ना तो भी यहाँ पे कवर्ड हो, ब्रीच कहलाएगा तो भी वो। एक्विजिशन, अगर आप किसी का डेटा ऐसे एक्वायर करते हो उससे बिना पूछे, शेयर कर रहे हो किसी और के साथ, यूज कर रहे हो, गलत इस्तेमाल कर रहे हो, ऑल्ट्रेशन कर दिया, डिस्ट्रक्शन कर दिया, लॉस ऑफ एक्सेस टू द पर्सनल डेटा, मतलब जैसे सपोज करो मेरा आपने डेबिट कार्ड ले लिया, आपको मेरा पासवर्ड पता लग गया और आपने उसका पासवर्ड चेंज कर दिया सो दैट मैं उसे एक्सेस नहीं कर पाऊं, ठीक है। These things compromise the confidentiality, integrity या availability of the personal data, right? ये सब चीजें करने से क्या होगा, मेरा कॉन्फिडेंशियलिटी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, इंटेग्रिटी जा रही है और डेटा का अवेलेबिलिटी भी मेरे यहाँ से चला गया, मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगी अब उसको। तो दिस इज कॉल्ड एज पर्सनल डेटा ब्रीच, ओके। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, डेटा फिड्यूशरी, देखो कोई भी इंसान जो उस डेटा का यूज कर रहा है उसको हम डेटा फिड्यूशरी बोलेंगे। फिड्यूशरी टर्म हमने क्यों यूज किया, फिड्यूशरी का मतलब तो ट्रस्ट होता है, तो हमने विश्वास पे ही तो उसको इंफॉर्मेशन दी थी अपनी, हम उस पर ट्रस्ट करते थे जब भी तो इंफॉर्मेशन दी है उसको अपनी, right? So data fiduciary means any person who alone or in conjunction with other persons determine the purpose and means of processing the person data. कोई भी इंसान जो मेरे पर्सनल डेटा को यूज कर रहा है या मेरे पर्सनल डेटा को काम में ले रहा है, प्रोसेसिंग करेगा उसकी, चाहे अकेले करे चाहे किसी के साथ मिलके करे, ऐसे इंसान को हम क्या बोलेंगे, डेटा फिड्यूशरी बोलेंगे, ठीक है। तो देखो जिसका डेटा है वो डेटा प्रिंसिपल, जिसको डेटा दिया है वो डेटा फिड्यूशरी हो गया। इसमें कौन कौन इंक्लूडेड है, इंडिविजुअल है, HUF, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, स्टेट भी आ गया इसके अंदर, एंड कोई भी आर्टिफिशियल ज्यूरिस्टिक पर्सन इसमें फॉल कर सकता है, ठीक है। एनीवन यूजिंग और प्रोसेसिंग योर डेटा। ये एक्ट सेक्शन 3, बस इसका सेक्शन 3 ही हम ये पढ़ेंगे। सेक्शन 3 क्या बोलता है इसका,
Subject to the provisions of this act, it shall apply to the processing of digital personal data within the territory of India. Where the personal data is collected in digital form भी हो सकता है या नॉन डिजिटल फॉर्म भी हो सकता है. यानी आपने क्या किया, फिजिकल डेटा को कलेक्ट किया और उसको आपने कन्वर्ट कर दिया इनटू स्कैन डॉक्यूमेंट. ठीक है, आपने नॉन डिजिटल फॉर्म के डेटा को लिया और उसको बाद में डिजिटाइज कर दिया. मतलब आपने किसी फिजिकल डेटा को लिया और उसको स्कैन्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, तो ये सेक्शन 3 किस पे अप्लाई कर रहा है, डिजिटल पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग पे अप्लाई करता है. इंडिया के अंदर अंदर अगर किसी ने इस टाइप का कुछ भी किया उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा. डिजिटल डेटा हो, फिजिकल कन्वर्टेड इनटू डिजिटल. ठीक है, also applies to the processing of digital personal data outside the territory of India. ऊपर तो हम within territory की बात कर रहे थे, अब outside की कर दी. देखो, if such processing is in connection with any activity related to offering goods or services to the data principal within the territory of India. क्या बोला, डेटा प्रिंसिपल यानी जिसका डेटा है अगर वो इंडिया में सिचुएटेड है और इंडियन इंफॉर्मेशन है उसकी, जिसकी डीलिंग बाहर हो रही है, उसने गुड्स एंड सर्विसेज आपसे इंडिया के अंदर खरीदे हैं बट इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग बाहर हो रही है, अनऑथराइज्ड यूज बाहर हो रहा है, तो फिर भी उसके ऊपर ये एक्ट अप्लाई हो जाएगा. देखो कितना स्ट्रिक्ट एक्ट है. इवन आईटी एक्ट भी तो ऐसे ही करता है. जो आईटी एक्ट है वो भी तो यही बोलता है कि आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया अगर कोई क्राइम हो रहा है लेकिन इंडियन कंप्यूटर सिस्टम्स इन्वॉल्व्ड है तो भी हम उसके ऊपर वो अप्लाई करते थे. राइट, तो कोई नई बात नहीं है. डज नॉट अप्लाई टू, लेकिन ये किसके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा. पर्सनल डेटा प्रोसेस्ड बाय एन इंडिविजुअल फॉर एनी पर्सनल या डोमेस्टिक पर्पसेस. अरे भाई मेरा डेटा मैं ही प्रोसेस कर रही हूँ, मैं उसको काम में ले रही हूँ, तो इसमें वायलेशन की कहाँ बात आ जाती है, ब्रीच की कहाँ बात आती है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें. तो मैं मेरी मर्जी से कर रही हूँ मेरे डेटा की प्रोसेसिंग. राइट, नॉट एप्लीकेबल. एंड पर्सनल डेटा दैट इज मेड और कॉज्ड टू बी मेड पब्लिकली अवेलेबल. डेटा मैंने ही दिया है, मैंने ही उसको पब्लिकली अवेलेबल बनाया है. बाय द डेटा प्रिंसिपल टू होम दिस डेटा, वही बताया ना मैंने कि मेरा ही डेटा और मैंने ही उसको क्या कर दिया, कहीं पोस्ट कर दिया, पब्लिकली अवेलेबल कर दिया उसको, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. उसके ऊपर फिर ये लॉ क्यों अप्लाई होगा. राइट, या फिर एनी अदर पर्सन हु इज अंडर एन ऑब्लिगेशन अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर मेकिंग सच पब्लिक डेटा पब्लिकली अवेलेबल. वी आर टॉकिंग अबाउट अथॉरिटीज. ठीक है, हम ऐसे अथॉरिटीज की बात कर रहे हैं. जैसे एग्जांपल लेते हैं, अभी अगर आपका डेटा है लेकिन उस आपके पर्टिकुलर डेटा से रिलेटेड सपोज करो कोई इंफॉर्मेशन है, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, डेटा प्रिंसिपल कुछ गलत कर रहा है और उसके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन जारी हो रही है, उसका अरेस्ट हो रहा है, कुछ भी हो, तो न्यूज चैनल वाले तो इसको पब्लिकली अवेलेबल कर सकते हैं ना, न्यूज़पेपर वाले, मीडिया वाले तो इन चीजों को पब्लिश कर सकते हैं ना. ऑल्दो वो मेरा पर्सनल डेटा था बट स्टिल मैं रॉन्गफुल एक्ट कर रही हूं तो उन लोगों ने पब्लिश कर दी ये सारी बातें. क्या गलत है इसके अंदर, यहाँ पे कोई ब्रीच नहीं किया है उन्होंने. ठीक है, जैसे एक्स एन इंडिविजुअल वाइल ब्लॉगिंग हर, वो ब्लॉगिंग करती थी, हैज पब्लिकली मेड अवेलेबल हर पर्सनल डेटा. तो यहाँ पे इस एक्ट के प्रोविजन क्यों अप्लाई होंगे, इस एक्ट के प्रोविजंस तब अप्लाई होते हैं जब किसी डेटा प्रिंसिपल का पर्सनल डेटा है उसको किसी और ने अनऑथराइज्ड वे में एक्सेस कर लिया, चेंज कर दिया, यूज कर दिया, गलत वे में कर रहा है वो, ये सारी चीजें उसकी प्रोसेसिंग गलत हो रही है, तो ऐसे में ये एक्ट अट्रैक्ट होता है. अदरवाइज मैं खुद मेरे डेटा की प्रोसेसिंग कर रही हूं या मैंने कोई रॉन्गफुल एक्ट कर दिया और उस डेटा को किसी और ने कहीं पब्लिश कर दिया, दिस इज नॉट रॉन्ग एट ऑल. ठीक है, ये इस एक्ट में कवर्ड नहीं है. फाइन, तो हमने एप्लीकेबिलिटी की बात करी, एक विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया और एक नॉन एप्लीकेबिलिटी की बात करी है. राइट, सो विद दिस हमारे ये अमेंडमेंट्स जितने भी थे वो सारे कवर हो गए हैं. ठीक है, आई थिंक 8 या 10 अमेंडमेंट्स थे हमारे पास, इंक्लूडिंग जो नया एक्ट आया है मीडिएशन एक्ट, एंड इसके अंदर ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन. ओके, ये 2 एक्ट्स नए, बस जितना मेंशन्ड है आप उतना ही पढ़ लें, इतना भी बहुत रहेगा. फाइन, सो JIGL के अमेंडमेंट्स रेलेवेंट फॉर December 24 अटेम्प्ट ये हमारे डन है. विशिंग वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स अपियरिंग December. थैंक यू.